नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्लास की सीरीज में आज 26 नंबर क्लास है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तीसरे विश्व युद्ध का उदय। ऑब्जेक्टिव क्लास की आज अंतिम क्लास होगी वर्ल्ड हिस्ट्री की। इसके पश्चात 3 क्लासें और होगी जो थ्योरी की वन लाइनर क्लास होगी, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण पुस्तकें और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो क्लास है वो आज अंतिम क्लास है। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो करते हैं आज की क्लास को इसको शुरू। आज की क्लास गुटनिरपेक्ष आंदोलन व तीसरे विश्व युद्ध का उदय। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि द स्कोप ऑफ न्यूट्रलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्कोप ऑफ न्यूट्रलिज्म नामक जो पुस्तक लिखी थी, यह लिखी थी स्वार्ज बर्गर के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉर्ज स्वार्जबर्गर अपनी पुस्तक द स्कोप ऑफ न्यूट्रलिज्म में ऐसे 6 प्रत्ययों का उल्लेख करते हैं जिनका गुटनिरपेक्षता पर्याय नहीं है। यह 6 प्रत्यय है: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो तृतीय विश्व यह शब्द जो सबसे पहले दिया था, यह दिया था अल्फ्रेड सोवी के द्वारा। तृतीय विश्व शब्द का सबसे पहले फ्रांसीसी जनसंख्या विशेषज्ञ अल्फ्रेड सोवी ने 1952 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व के लिए ढीली बहुध्रुवीय व्यवस्था नाम किसने दिया। तो तृतीय विश्व के लिए ढीली बहुध्रुवीय व्यवस्था यह नाम दिया था मार्टिन कैपलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के सम्मेलन में सबसे पहले गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया। तो यूएनओ के सम्मेलन में सबसे पहले गुटनिरपेक्ष शब्द का जो प्रयोग किया था, यह किया था वीपी मेनन के द्वारा। वीपी मेनन ने 1953 में यूएनओ के सम्मेलन में सबसे पहले गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गुटनिरपेक्षता के संबंध में सत्य कथनों की सही कूट की सहायता से पहचान कीजिए। तो गुटनिरपेक्षता से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो शक्ति गुटों से पृथक होना, शीत युद्ध से अलग रहना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के मामलों में गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना, यह जो गुट निरपेक्षता के संबंध में सत्य है। अप्रतिबद्धता और अलगाववाद, यह जो गुट निरपेक्ष से संबंधित है। तो गुट निरपेक्षता में संबंधित एक दो तीन सत्य है और 4 नंबर है जो असत्य है। एक दो तीन, एक नंबर ऑप्शन। प्रथम 3 कथनों का पर्याय गुट निरपेक्षता से है, जबकि अप्रतिबद्धता व अलगाववाद है जो गुट निरपेक्ष का पर्याय नहीं है। अलगाववाद विश्व राजनीति से जहां तक संभव हो अधिकांश मामलों में अलग रहने को कहा जाता है। अप्रतिबद्धता किन्हीं दो शक्तियों के समान संबंध रखना तथा किसी एक का अधिक साथ नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षवाद शीत युद्ध, सैनिक संधियों या विरोधी खेमों से अलग रहने की नीति है, यह किसने कहा। तो गुट निरपेक्षवाद है जो शीत युद्ध, सैनिक संधियों या विरोधी खेमों से अलग रहने की नीति है, यह बात कही थी स्वार्जनबर्गर ने। गुट निरपेक्षतावाद को स्वार्जनबर्गर ने गुटों से अलग रहने की नीति कह कर परिभाषित किया था। महेंद्र कुमार ने इसे शीत युद्ध से अलगाव बताया था। पश्चिमी विचारक मोर्गेनथाउ और जॉर्ज लिस्का गुट निरपेक्षता की जगह तटस्थता शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार गुट निरपेक्षता का अर्थ सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना है। तो यह किसके अनुसार है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है जो सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने के लिए किसी देश द्वारा प्रयत्न करना है। तो यह किसके द्वारा कहा गया। तो यह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के अनुसार जहां तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना तथा चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए तथा सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या है। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही समूह का चुनाव कीजिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य है शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना, किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना, साम्राज्य, उपनिवेशवाद, शोषण आदि का विरोधी, निष्क्रियता अथवा पृथकवाद नहीं। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन इसके
राइट है। अन्य प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो विश्व शांति को सहयोग व समर्थन देना, मानवाधिकारों की रक्षा एवं मानवीय गरिमा की रक्षार्थ प्रयास जारी रखना, विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से सही समूह का कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए सही मानदंड कौन से हैं? तो इसके मानदंड है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा गुट निरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति अपना अपनाता रहा हो, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा हो, शीत युद्ध से संबंधित किसी भी सैनिक गुट अथवा संधि का सदस्य न रहा हो, इसके अलावा किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय संधि समझौते में नहीं हो। अगर ये सारे मापदंड पूरे करते हो तो वह गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन इसके राइट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार तीनों नेताओं नेहरू, नासिर और टिटो ने विश्व के समक्ष गुट निरपेक्षता के 5 आयाम दिए हैं। उपरोक्त 4 के अलावा एक आयाम है कि किसी महाशक्ति को अपनी भूमि पर सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशिया अफ्रीका सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पहला एशिया अफ्रीका जो सम्मेलन है यह आयोजित हुआ था 1955 में। एशिया अफ्रीका सम्मेलन जिसे बांडुंग सम्मेलन कहा गया था का आयोजन श्रीलंका के सुझाव पर 18 से 24 अप्रैल 1955 को बांडुंग नामक स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें कुल सदस्य देश 29 थे, जिनमें से एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 सदस्य देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था 1947 ईस्वी में। प्रथम एशिया रि प्रथम एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 1947 को किया गया। द्वितीय एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस एआरसी का आयोजन भी दिल्ली में नेहरू जी की ही अध्यक्षता में 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख 3 कर्णधार किस किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख 3 कर्णधार पंडित नेहरू जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब्दुल नासिर जो मिस्र के प्रधानमंत्री थे और मार्शल टिटो जो यूगोस्लाविया से थे। अन्य प्रमुख व्यक्तित्व में वार्मो एंक्रुमा जो घाना के नेता थे और सुकर्नो जो इंडोनेशिया के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय रखा गया था इंडोनेशिया में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था यह हुआ था सितंबर 1961 में। 3 नंबर ऑप्शन। 1 से 6 सितंबर 1961 को गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 3 लैटिन अमेरिका देशों के ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन में 27 सूत्री घोषणाएं अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ एनएम के सम्मेलन का क्रम है और दूसरा उनका स्थान है। तो जो सम्मेलन हुए थे इन सम्मेलन का कौन से स्थान पर हुए थे, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो दूसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ था यह काहिरा में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन जो अल्जीरिया में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरिया में, 7वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में और 18वां शिखर सम्मेलन है जो यह बाकू शहर में हुआ था, ना कि लुसाका में। तो यह बाकू शहर में हुआ था, इसलिए 4 नंबर है जो इसका गलत है। 18वां शिखर सम्मेलन अजर अजरबैजान के बाकू शहर में अक्टूबर 2019 को आयोजित किया गया था। 19वां शिखर सम्मेलन 2023 ईस्वी में युगांडा में आयोजित किया गया है। लुसाका यहाँ एनएम का तीसरा शिखर सम्मेलन 1970 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मानव के इतिहास में अश्वेत लोगों का प्रथम अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन है। वांडुंग सम्मेलन में ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था टिटो ने। सोकर्नो ने ऐसा अपने बांडुक सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा काल कितना प्रगतिशील है, राष्ट्र और राज्य शताब्दियों की निद्रा से जाग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व के प्रायोजकों को किसने बांडुंग पीढ़ी बांडुंग जनरेशन कहकर संबोधित किया?
तो तृतीय विश्व के प्रायोजकों को किसने बांडुंग जनरेशन कहकर संबोधित किया था? तो वह क्या था? पॉल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूसरे के विरुद्ध गुटबंद समूहों की बल प्रयोग की राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इसकी परिणति विश्व युद्धों में हुई थी तथा भविष्य में भी और भी बड़े स्तर पर विनाश हो सकता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक नंबर ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को अपने प्रसारण में ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द कोल्ड वॉर एट्स ओरिजिन नामक जो पुस्तक है, यह पुस्तक है डी.एफ. फ्लेमिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इन दो वक्तव्यों में से हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला वक्तव्य है कि एशिया अफ्रीका के कुछ नए तथा लैटिन अमेरिकी देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया था, तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। और दूसरा, कारण आर में कहा गया कि इनका मानना था कि विश्व का ध्रुवीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए खतरा है, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों ये जो सत्य है, तो कथन एवं कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। एशिया अफ्रीका के कुछ नए तथा लैटिन अमेरिका देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, क्योंकि इनका मानना था कि विश्व का ध्रुवीकरण विश्व शांति के स्थायित्व के लिए खतरा है। अन्य कारण अन्य कारणों में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का यह भी विश्वास था कि किसी गुट को अपने से दूर रखने से अधिक आणविक युद्ध होने वाला विनाश अनिश्चित काल के लिए टल जाएगा। दूसरा, वे बड़ी शक्तियां के प्रभुत्व व प्रभाव से भी मुक्त होना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व के देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तृतीय विश्व के देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तृतीय विश्व के देश हाल ही में उपनिवेशवाद से उभरे थे, तो यह बात तो सत्य है कि तृतीय विश्व में जो देश शामिल थे वो हाल ही में उपनिवेशवाद से उभरे थे। दूसरा, वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन स्वयं करना चाहते थे, यह भी सत्य है। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना चाहते थे, यह भी सत्य है। इन देशों ने तृतीय गुट की स्थापना की थी, तो इन्होंने कोई गुट नहीं बनाया था, क्योंकि ये तो गुट निरपेक्ष थे, गुट बनाने के विरुद्ध थे, तो इन्होंने किसी भी गुट की स्थापना नहीं की थी। 4 नंबर है जो इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो इन वक्तव्यों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा है जो गलत है। सबसे पहला है कि दिल्ली एशियाई संबंध सम्मेलन ARC का आयोजन नई दिल्ली में जनवरी 1949 में हुआ था, तो ये बात है जो बिल्कुल सही है। दूसरा, इस समय इंडोनेशिया के मुक्ति आंदोलन को नीदरलैंड की ओर से खतरा उत्पन्न हो रहा था, तो कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दिसंबर 1948 ईस्वी में नीदरलैंड के अधिकारियों ने दूसरी बार पुलिस कार्रवाई करके इंडोनेशिया के अनेक नेताओं को बंदी बना लिया। सम्मेलन ने यह मांग की कि बंदी नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए, एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए तथा 1950 ईस्वी तक इंडोनेशिया को स्वतंत्र कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था गुटनिरपेक्षता की एक विशेषता राष्ट्रों के मध्य सेतु बनाना है और पहले से ही विद्यमान सेतुओं को तोड़ना नहीं? तो यह बात किसने कही थी कि गुटनिरपेक्षता की एक विशेषता राष्ट्रों के मध्य सेतु बनाना है, पहले से ही विद्यमान सेतुओं को तोड़ना नहीं? तो यह बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1955 में पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि यदि हम अमेरिका या रूस अथवा यूरोप या दूसरे गुट का अनुसरण करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा तथा नव प्राप्त स्वतंत्रता के लिए गर्व की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना नाम नामक घोषणा गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन से शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी दूसरा शिखर सम्मेलन जो काहिरा में हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 1964 ईस्वी में आयोजित काहिरा सम्मेलन में 47 देशों व 11 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना नामक घोषणा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता तथा आर्थिक विकास नामक घोषणा गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन से सम्मेलन की है? तो यह कौन से सम्मेलन की है? तो यह है तीसरे सम्मेलन की, तृतीय सम्मेलन की। 3 नंबर ऑप्शन। सितंबर 1970 ईस्वी में NAM का तीसरा शिखर सम्मेलन जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में एक सामान्य घोषणा पत्र तथा 6 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। सामान्य घोषणा का शीर्षक था
गुट निरपेक्षता तथा आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिखर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास की समस्याओं में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ था? तो कौन से शिखर सम्मेलन में हुआ था? तो यह हुआ था दूसरे शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के किस शिखर सम्मेलन में यूएनओ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार समाप्त करने की मांग उठाई गई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन से शिखर सम्मेलन में यूएनओ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार समाप्त करने की मांग उठी थी? तो यह उठी थी पांचवें शिखर सम्मेलन में। पांचवा नेरगुट शिखर सम्मेलन अगस्त 1976 में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार समाप्त करने की मांग उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन सा शिखर सम्मेलन पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार बगदाद में होना था, लेकिन ईरान इराक युद्ध के कारण नहीं हुआ? तो कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो पहले बगदाद में होना था, लेकिन ईरान और इराक के युद्ध के कारण यह वहां नहीं हुआ? तो यह था सातवां शिखर सम्मेलन, जो उसके बाद दिल्ली में हुआ था, जो 1983 में हुआ था। सातवां शिखर सम्मेलन जो पहले बगदाद में होना था, लेकिन ईरान और इराक युद्ध के कारण यह वहां से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। सातवां शिखर सम्मेलन दिल्ली 1983 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। यह पहले बगदाद, जो इराक की राजधानी थी, में होना था। इसमें 101 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का वह पहला शिखर सम्मेलन जो एशियाई महाद्वीप में आयोजित किया गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का वह पहला शिखर सम्मेलन जो एशियाई महाद्वीप में आयोजित किया गया, तो वह था पांचवा शिखर सम्मेलन। पांचवा शिखर सम्मेलन कोलंबो में 1976 में हुआ था, जो 11वां शिखर सम्मेलन कार्टागना 1995 में कोलंबिया की अपील तथा कार्टागना की घोषणा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि गुट निरपेक्षता का जो रूप है वह कुछ बदल गया है, गुट निरपेक्षता का युग नहीं बीता? तो यह बात किसने कही कि गुट निरपेक्षता का जो रूप है वह कुछ बदल गया है, गुट निरपेक्षता का युग नहीं बीता? तो यह बात कही थी इंदिरा गांधी ने। यह कथन इंदिरा गांधी ने सातवें शिखर सम्मेलन में कहा था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि गुट निरपेक्षता मानव व्यवहार का दर्शन है, इसमें समस्याओं के समाधान के लिए बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। गुट निरपेक्षता का औचित्य कल भी उतना ही रहेगा जितना आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख संस्था समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। तो ये तीनों हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख संस्थाएं हैं। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। समन्वय ब्यूरो यह गुट निरपेक्ष देशों की कार्यकारी संस्था है। प्रारंभ में इसमें 17 सदस्य थे। विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन, इसमें एनएम देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन यह एनएम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें एनएम देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। यह सम्मेलन 3 वर्ष में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएम की उपलब्धियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एनएम की उपलब्धियों से संबंधित कथन है, इसमें से बताना है कि सही कथन कौन कौन से हैं। पहला कि शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत परिणत होने से रोकना, यह सत्य है। दूसरा, शीत युद्ध को द्वितांत की स्थिति में लाना, निशस्त्रीकरण की दिशा में गति और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। तो 1, 2, 3 और 4 चारों यह जो एनएम की उपलब्धियों से संबंधित बिल्कुल सत्य कथन है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अन्य उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उसमें विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना, दोनों गुटों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, अविकसित राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएम की क्या-क्या कमजोरियां रही? निम्नलिखित कथनों के माध्यम से सही उत्तर कोड की सहायता से चुनिए। तो एनएम की कमजोरियां कौन-कौन सी थी? तो इसकी कमजोरियां थी कि अवसरवादी और काम निकालने की नीति, सिद्धांततः उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति, बाह्य सहायता पर निर्भर और आधारभूत एकता का अभाव। तो ये जो चारों ही जो ऑप्शन है, ये एनएम की कमजोरियों को उजागर करता है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। एनएम एनएम की कुछ अन्य कमजोरियां,
एनएम की कुछ अन्य कमजोरियां जो निम्नलिखित है, जिसमें गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होना, संकुचित नीति और गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? निम्नलिखित में से कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, तो कौन-कौन सी चुनौतियां इनके सामने आई थी? पहली, बाह्य शक्तियों का आक्रामक प्रचार, आर्थिक साधनों की समस्या। तीसरा, द्विपक्षीय विवादों को निर्गुट मंच से उठाना और सिद्धांतों के प्रति आस्था की कमी। तो ये जो चारों ही जो ऑप्शन है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने चुनौतियां चुनौतियों को बिल्कुल सही उजागर करता है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। एनएम के सम्मुख अन्य चुनौतियां, जिसमें सैनिक दबाव था, गृह संघर्ष अथवा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न तो हम कठपुतली राष्ट्र है, न किताबी विचारक। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुकाणु का। सुकाणु ने कहा था कि न तो हम कठपुतली राष्ट्र है और न किताबी विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुटनिरपेक्षता है। तो यह कथन किसका था कि भारत की गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुटनिरपेक्षता है। तो यह कथन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषतया किसी साम्यवादी या पश्चिमी गुट के किसी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल न होना? तो यह बात कही थी आपू दोराई। 1 नंबर ऑप्शन। राजन ने कहा कि विशेषतया तथा नकारात्मक रूप से गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी दुनिया में द अननोन वॉर या द फॉरगॉटन वॉर इतिहास में किस युद्ध को संदर्भित करता है? तो कोरियाई युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंध नहीं था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंध इसमें मार्शल टिल्लो, जवाहरलाल नेहरू और सुकार्नो, ये तीनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। नेल्सन मंडेला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अनैतिक और अदूरदर्शी अवधारणा है? तो गुटनिरपेक्षता है जो एक अनैतिक और अदूरदर्शी अवधारणा है, यह बात किसने कही थी? किसके अनुसार यह मत है? तो यह मत दिया था जॉन फोस्टर डलेस ने। इन्होंने कहा था कि गुटनिरपेक्षता एक अनैतिक और अदूरदर्शी अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलग्रेड में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो बेलग्रेड में आयोजित जो गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडुंग सम्मेलन में पारित और प्रथम नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक में स्वीकृत सिद्धांतों में से कौन सा नहीं था? तो वांडुंग सम्मेलन में जो सिद्धांत स्वीकृत हुए थे, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस सम्मेलन का नहीं है? तो पारस्परिक अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये तीनों सिद्धांत वांडुंग सम्मेलन में पारित हुए थे। लेकिन विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा, यह जो वांडुंग सम्मेलन का नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ आयोजित हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में, पांचवा शिखर सम्मेलन कोलंबो में, सातवां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, आठवां शिखर सम्मेलन हरारे में आयोजित हुआ था। सातवें शिखर सम्मेलन 1983 के समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे। और इसी के साथ ही आज की क्लास ये समाप्त होती है, और आज की क्लास के साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये जो क्लासेज है ये यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात 3 क्लासें और होने वाली है। 3 क्लासेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली है, क्योंकि उनमें वन लाइनर संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया जाएगा, जिसमें एक क्लास होगी जिसमें कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से महत्वपूर्ण तिथिक्रम होगी जो लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, और उसके पश्चात 2 क्लासें और होगी जिनमें महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन होंगे और
कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण कथन और कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि क्रम की 3 क्लासें हो जाएगी, जो 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।